बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इंग्लिश का आज वैसे तो थर्ड लेक्चर है, तो इसको थर्ड कर देते हैं। सॉरी, इसमें हम पैराग्राफ राइटिंग, हमारा जो मेन फोकस है वो है पैराग्राफ राइटिंग। और पैराग्राफ राइटिंग की जो सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि पैराग्राफ आप हम कोई भी लिखें तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। ठीक है जी, क्योंकि कोई भी डिस्क्रिप्टिव है स्पेशली, या सीएसएस के ऐसे हैं, पीएमएस के ऐसे हैं, तो उसमें ग्रामर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, आज जो हम मैंने पीछे पहले लेक्चर दिया था, लेक्चर सेकंड, उसमें नाउन प्रोनाउन नाउन फ्रेज वगैरह बताई थी। तो उसमें कुछ सीएसएस की करेक्शंस थी जो मैंने बाद में देखी, तो मैंने उसमें एक तो ये ऐड कर दी है। ठीक है, ये देख लें आप। जिस तरह मैनी आ स्लीपलेस नाइट्स शी स्पेंट, तो ये सीएसएस में एक करेक्शन आई हुई थी कि मैनी आ स्लीपलेस नाइट्स, यानी कि बहुत सी रातें जो उसने जाग कर गुजारी। तो क्योंकि इसमें हालांकि मैनी आ गया, फिर भी नाइट्स का वर्ड यूज नहीं होगा, नाइट होगा। इसको प्लूरल नहीं लिखना, सिंगुलर लिखना है। ठीक है जी। बाकी इसमें बहुत सारे इस तरह की एग्जांपल्स मैंने लेक्चर के दौरान भी दी थी। कैटल के मुतालिक भी दी थी कि 10 कैटल। कैटल को हम प्लूरल यूज करते हैं, लेकिन कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है। तक 10 कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसी तरह एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था कि ईच फर्नीचर इन दिस डिस्प्ले इज ऑन सेल। ठीक है जी, सेल फॉर हाफ। तो ईच फर्नीचर नहीं होता, ईच पीस ऑफ फर्नीचर हमने ये वर्ड यूज करना होता है। इसी तरह स्मोकिंग के बारे में भी ये सेंटेंस भी मैंने यूज किया था, तो इधर ऐड किया गया सीएसएस में। ये सेंटेंस आया हुआ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, प्रपोजिशन का क्वेश्चन है जी। वैसे स्मोकिंग ये वैसे प्रपोजिशन का है, लेकिन जो कि मैंने इसमें जेरेंट पढ़ाया था तो वहां पर वर्ड यूज हुआ था स्मोकिंग। ओके। अब आज का हमारा लेक्चर होगा प्रोनाउन पर। लेकिन प्रोनाउन से पहले क्योंकि वहां पर थोड़े सेंटेंसेस ऐसे हैं, कंपाउंड सेंटेंस उनको कहते हैं, तो क्लॉज क्या होती है उसको मुझे ये बताना जरूरी है। चलिए, क्लॉज कहते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रीडिकेट होता है। तो क्लॉज भी समझें और प्रीडिकेट भी समझें, क्योंकि प्रीडिकेट भी एक जगह मैंने देखा था कि उसने पूछा था कि प्रीडिकेट क्या होता है। एफपीएससी का पेपर था आई थिंक सो, या पीपीएससी का, ये मुझे अभी जहन में नहीं है। तो उसने क्वेश्चन किया था प्रीडिकेट क्या होता है। तो प्रीडिकेट का मतलब होता है, देखिए, एक सेंटेंस, एक क्लॉज जो कि सब्जेक्ट और बाकी पोर्शन से मिलकर बनती है, तो सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का जो हिस्सा है उसको प्रीडिकेट कहते हैं। ठीक है, प्रीडिकेट सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी है बाकी। ही इज टॉकिंग, सॉरी टेकिंग, ही इज टेकिंग लेक्चर, वो लेक्चर ले रहा है, तो ही सब्जेक्ट है। इज टेकिंग लेक्चर ये कंप्लीट प्रीडिकेट है, जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के मुतालिक बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, इसको सबको प्रीडिकेट कहते हैं। अब इसको ओवरऑल वैसे जनरल मीनिंग में तो हम कहते हैं, जनरली हम कहते हैं ये एक सेंटेंस है, लेकिन ये एक सेंटेंस, इसको अगर पार्टीशन की जाए तो ये क्लॉज है। इंग्लिश में इसको एक क्लॉज कहते हैं। ठीक है, जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अब अगर कंप्लीट मीनिंग दे तो क्लॉज, अगर कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि कंप्लीट मीनिंग ना दे तो उसको फ्रेज कहते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फ्रेज क्या होता है। ठीक है जी। अली वुड लाइक टू गो विद मी, अली मेरे साथ जाना चाहता है। नन स्टूडेंट वाज इंटरेस्टिंग इन स्टडी, कोई भी स्टूडेंट स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ भी मैंने देखें, इसमें नन के साथ आप वाज लगाएंगे, नन, हालांकि कई स्टूडेंट की बात हो रही है, कोई भी स्टूडेंट की बात हो रही है। क्लॉजेस दो तरह की होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इधर देखिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। सेंटेंस है हमारे पास, अली इज अ गुड बॉय। ठीक है, हालांकि ये कंप्लीट एक क्लॉज है, कंप्लीट क्लॉज है। इसमें जो अपना मीनिंग दे रही है, अली, अली बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, हु ट्रीट्स अदर्स वेल, जो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करता है, जो दूसरों के साथ अच्छे से पेश आता है। अब देखें, इसका जो पहला पोर्शन है अली, इसमें एक सब्जेक्ट है, और ये जो सेकंड पोर्शन है हु, ठीक है, ये हु एक सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रोनाउन से यू स्टार्ट हो रहा है। दोनों यानी कि यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, इसमें एक हु है
एक अली है। लेकिन अली इज अ गुड बॉय, ये बात कंप्लीट हो जाती है। अली एक अच्छा लड़का है। अच्छा, अगर ये पहले वाला सेंटेंस ना हो, दूसरे वाली क्लॉज हो सिर्फ, हु ट्रीट्स अदर्स वेल। अब हु मतलब कौन नहीं, इसको हम कौन नहीं कहेंगे, कौन दूसरों से अच्छा सलूक करता है। हु ट्रीट्स अदर वेल, जो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करता है। अगर मैं सिंपल ये बात कहूं, पहले वाले पोर्शन को, पार्ट को छुपा दूं और सेकंड वाले की बात करूं, हु ट्रीट्स अदर वेल, जो दूसरों से अच्छा सलूक करता है, तो अब जो दूसरों से अच्छा सलूक करता है इसका क्या मतलब हुआ? ये कंप्लीट मीनिंग ही नहीं दे रहा। तो इसकी जो सेकंड वाला पार्ट है, इसको कहेंगे डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है पहले पर। जो दूसरों से अच्छा सलूक करता है, जो कौन है? अली। तो सेकंड जो इसकी क्लॉज है, सेकंड पार्ट है, उसको अपने सरवाइव करने के लिए पहले पार्ट की, पहली क्लॉज की जरूरत है। तो जो कंप्लीट मीनिंग दे उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और जो सेकंड वाला पार्ट है, या उसको पहले भी यूज कर सकते हैं अगर वो डिपेंड करता है फर्स्ट पर, तो उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको कहते हैं? एक नाउन पढ़ा था हमने, जो स्पेसिफिक नेम होता है किसी भी चीज का, प्रोनाउन कहते हैं। सॉरी, जो स्पेसिफिक नेम होता है किसी भी चीज का, उसको नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन जो है, नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है, नाउन की जगह पर यूज हो रहा है। जैसे अली की जगह पर ही यूज हो गया, आलिया की जगह पर शी यूज हो गया। ठीक है जी। और अली एंड आलिया, अली एंड आलिया की जगह देम यूज हो सकता है, वगैरह वगैरह। ये सब प्रोनाउन है। प्रोनाउन की क्या टाइप्स हैं? पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल यानी कि पर्सन से। अब पर्सन तीन तरह के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंपल में देखें, फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बंदा बोल रहा है, स्पीकर। फर्स्ट पर्सन कौन सा? वो मैं भी बोल सकता हूँ, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बोल सकते हैं, यानी कि हम हो गया, वही। ठीक है, इसको भी फर्स्ट पर्सन कहेंगे। आई और वी फर्स्ट पर्सन है। जिससे बोला जा रहा है उसको यानी कि स्पोकन टू, उसको सेकंड पर्सन कहेंगे। यानी कि मैं हूं, बैठा हूं और मेरे सामने एक शख्स बैठा है जो मेरी बात सुन रहा है, उसको यू कहेंगे, तुम सामने बैठा है। और एक पर्सन वो भी है जो हमारी महफिल में नहीं है, ठीक है, आउटसाइड है हमारी महफिल से, उसको कहते हैं स्पोकन आउट। जिससे बोला जा रहा है, जिसके बारे में बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हूं, ठीक है, आई अली से कहता हूं कि जो हैदर है वो बड़ा अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा है। तो हैदर जो है वो थर्ड पर्सन है, उसके बारे में बोला जा रहा है, ही वगैरह। नीचे एग्जांपल्स आएंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा। बहरहाल ये चीजें मतलब पुरानी है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है। और फिर इनके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केसेस भी हैं, वो जो हम डिस्कस करेंगे। इनको इतनी डिटेल से नहीं करते हम। हमने बस ये देखना है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह आता है। पेपर में एक तो क्वेश्चन आता है इस तरह से कि लाइन दी होती है, सेंटेंस, और उसमें कोई मिस्टेक होती है। सीएसएस पीएमएस के पेपर्स में करेक्शन अगर आए तो इस तरह आ जाती है। पीपीएससी एफपीएससी में इस तरह भी होता है कि वो कोई अंडरलाइन कर देता है किसी भी चीज को, कहता है कि जी ये बताओ कि हाफ ब्रदर क्या है, हिज क्या है, फॉर एग्जाम्पल, इस तरह कुछ भी। बहरहाल ये सेंटेंस सीएसएस में दिया हुआ है, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड क्या था कि इज दिस हिज हाफ ब्रदर, क्या ये उसका सुतेला भाई है? इज दिस हिज हाफ ब्रदर। तो इसकी करेक्शन ये है कि इस दिस की जगह, ठीक है जी, इज दिस हिज हाफ ब्रदर, तो दिस की जगह ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक बंदे के बारे में बात कर रहा है, तो बंदा जो है वो ही के तौर पे प्रोनाउन, उसको प्रोनाउंस किया जाएगा ही के तौर पे। क्या ये उसका हाफ ब्रदर है, उसका सौतेला भाई है, वगैरह। ठीक है जी। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। क्या कि पर्सनल प्रोनाउन से पहले अगर इट वाज, इट इज, इट मे बी वगैरह इस्तेमाल हो जाएं तो उसका सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा। कैसे? क्वेश्चन करता है कोई भी बंदा कि हु इज देयर, वहां कौन है? तो इट इज, अब इट इज मी नहीं, इट इज आई, ये मैं हूं। हु इज देयर, कौन है? जिस तरह दरवाजा नॉक होता है, कौन है भाई? तो मैं हूं, कहते हैं ना मैं हूं, हालांकि पूछता कौन है, नाम नहीं बताते, कहते मैं हूं। तो इट इज आई, ये मैं हूं। इट इज ही, ये वो है।
ठीक है, इट वॉज हर, ठीक है, ये वो थी, वगैरह वगैरह। अच्छा, अगर आम बोल चाल की बात हो तो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हो सकता है, कन्वर्सेशन में हो सकता है, अदरवाइज इसका जो रूल है सही, इट इज आई लिखना है आपने। इट इज, इट वाज, इट में भी आ जाए तो सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है, अगर दो प्रोनाउन के दरमियान एंड और आर आ जाए, एंड या आर, जिस तरह यू आर ही, हर एंड मी, ठीक है, एंड या आर आ जाए उसके साथ मिलकर सब्जेक्ट बनाएं। अब जब भी आर या एंड से हमने दो प्रोनाउन को जोड़ना है तो सब्जेक्टिव केस भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, दोनों केस आ सकते हैं। डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या है। हु वुड गो, कौन जाएगा। अब जब उसने क्वेश्चन किया कि हु वुड गो, तो इसका मतलब डायरेक्ट सब्जेक्ट की जरूरत है कि जी मैं जाऊंगा। कहता है अच्छा तुम जाओगे, हु वुड गो। आगे वो कहता है इधर यू आर ही, यानी कि या तो तुम जाओगे या वो जाएगा, सब्जेक्टिव केस है। इसने ऊपर यही रूल बताया है कि अगर सब्जेक्ट बनाए तो सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट बनाए तो सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव बनाए तो ऑब्जेक्टिव केस, दोनों आ सकते हैं। इट वॉज टाइम फॉर, अब इट वॉज टाइम फॉर यहाँ पर, अब एक तो देखे ना, इट आ गया है, ये सब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ इट के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस यूज होने हैं, तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस होंगे। इट वॉज टाइम फॉर हर, एक तरफ एक सब, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस है, तो दूसरा भी मी, ये टाइम था मेरे लिए भी और उसके लिए भी कि चाय पी, वगैरह वगैरह। ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है। देन है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हु, होम, वेयर, विच, व्हाट, वगैरह वगैरह, क्वेश्चन किया जा रहा है। हु इज ही, कौन है जी। हु इज ही, वो कौन है, तो वो, हु इज ही, वो कौन है। तो ये इसमें प्रोनाउन है, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है हु इज ही। इसमें प्रोनाउन ही भी है, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन जिसके मुतालिक क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो कौन, तो कौन कोई शख्स हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, तो जो भी है तो प्रोनाउन इसके लिए, ये लफ्ज जो हु है वो एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है। इसी तरह विच इज हैवियर, अब विच ये किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी ये सोना है आपके पास और ये लोहा है, ठीक है, सोना भी है लोहा भी है, कॉटन लगा लें आप, तो क्वेश्चन आ सकता है विच इज हैवियर, ठीक है जी, विच, यानी कि कॉटन में से और गोल्ड में से हैवियर कौन है, ज्यादा भारी कौन सा है, तो गोल्ड है। तो ये जो विच है, ये कॉटन को और गोल्ड को या आयरन को क्वालिफाई कर रहा है। तो गोल्ड और आयरन क्या है, नाउन, ठीक है जी, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था नाउन है, तो नाउन को जो क्वालिफाई करे वो प्रोनाउन। सिंपल है, रूल क्या है, अगर प्रोनाउन के बाद हु आ जाए तो वर्ब इसी प्रोनाउन के बाद लगाया जाएगा। अब सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम एक चीज देखते हैं, हु लगाया है, प्रोनाउन हु के बाद हैज भी आ जाए, और यहाँ हु लगाया है, इधर भी हैज है। अच्छा, हु के बाद हैव या हैव आ रहा है, करेक्ट है, ऊपर वाला तो रॉन्ग है। हु हैव और हु हैज, तो यानी कि हु जो है वो प्लूरल या सिंगुलर नहीं है। हु से पहले, क्योंकि हु, ठीक है, हु तो दरमियान में इंटरजेक्शन के तौर पर आ गया, कनेक्शन कनेक्शन कर रहा है, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है। इट इज आई, ये तो मैं था, ये तो मैं हूं, इट इज आई, ये मैं ही हूं। हु हैव डन इट, तो हु के बाद जो हैव आया वो हु से पहले वाले सब्जेक्ट को देख कर आया, ठीक है। इट इज ही हु हैज ईट बर्गर, जिसने बर्गर खाया है, ठीक है जी। अगर ये होता इट इज शी, तो भी हैज आता, ऊपर आई लगाया तो फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लूरल आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ओके, इसी तरह नेक्स्ट है कि प्रोनाउन के सवाल के जवाब के तौर पर इस्तेमाल हो, और अगर प्रोनाउन किसी सवाल के जवाब के तौर पर इस्तेमाल हो तो इसका केस वही होगा जो वर्ब लगने की सूरत में होता है। मिसाल के तौर पे हु ब्रोक द हु ब्रोक द लॉक, ठीक है जी, ताला किसने तोड़ दिया। अब एक तो सिचुएशन है कि क्या कहोगे जी, आई ब्रोक द लॉक, आई ब्रोक इट, मैंने इसे तोड़ा है। अब आई ब्रोक इट, अगर आप बात पूरी नहीं कर सकते तो सिंपल क्या कहेंगे, आई। हालांकि वैसे हम इसको डिस्क्राइब करें, बोलें हु ब्रोक इट, मतलब यूं नहीं कहते हम ताले को, ताला किसने तोड़ा, ताले की तरफ इशारा करते हु ब्रोक इट,
तो अब क्या कहते हैं, अक्सर हम बोल देते हैं मी। तो मी नहीं, इसके लिए आई जो है वो ज्यादा सूटेबल वर्ड है। क्यों? क्योंकि अगर आप कंप्लीट सेंटेंस बोलो कि आई ब्रोक इट, तो सिंपल, फिर अगर ब्रोक इट को कैंसिल कर दें तो आई भी तो एक सब्जेक्ट है जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो आई यूज करें। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ यू डिड ही अब्यूज, यानी कि इसने गाली किसको दी। अब गाली किसको दी, दी जा रही है, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ही अब्यूज्ड मी। ही वो है जिसने गाली दी, लेकिन दी किसको जा रही है, मी को। तो सिंपल, अगर एक वर्ड में उसका जवाब देना होगा तो फिर आई नहीं कहेंगे, फिर हम कहेंगे मी। होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, सीएसएस 2002 में एक क्वेश्चन आया था कि हु डिड यू मीट ऑन योर वे टू स्कूल। हु डिड यू मीट, ठीक है, तुम किससे मिले, बस हम इसको यहीं तक देखेंगे। हु डिड यू मीट, हु डिड यू मीट, तुम किससे मिले ऑन द वे, वैसे कह देंगे। तो इसका जवाब क्या होगा, आई मीट। नहीं, अब इसका ये जवाब नहीं, ये करेक्शन है। हु डिड यू मीट, तुम किससे मिले, तो ये सेंटेंस ये गलत है कि हु डिड यू मीट, ये बिल्कुल गलत है। आप किससे मिले, अब जो मिल रहा है वो यू है, तो जिससे वो मिलेगा उसके लिए वर्ड होम इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह एक बंदा है, मैं कहता हूँ जी आई मीट अली, मैं किसी को बताता हूँ, तो सुना नहीं, कहता क्या है, किससे मिले, होम डिड यू मीट, किससे मिले, तो होम यूज होगा, हु नहीं होगा। वो कौन, ठीक है जी, होम किससे मिले, और भी वो बेशुमार यूज है। अगर हम वक्त होगा तो फिर हम इससे होम और हु को अलग से, ठीक है, इन डिटेल, क्योंकि को रिलेटिव्स मैंने करने हैं, इसी तरह के डिफरेंट जो पेयर्स हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हम इस तरह की मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है, जो जिसके साथ कोई रिश्ता हो। रिलेटिव वो होता है जिसके साथ हम किसी तरह जुड़े हुए हों। तो रिलेटिव प्रोनाउन दो डिफरेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है, इसी वजह से मैंने क्लॉज पीछे बताई ज्वाइन, क्योंकि अभी आपको क्लॉज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हैं जी, हु, होम, हुज, विच एंड दैट। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हु जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी आ रहा है, हु रिलेटिव प्रोनाउन में भी आ रहा है, ठीक है जी। अभी पीछे हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा, तो इसकी क्या वजह है, लेकिन इस जिस तरह हमने पीछे पढ़ा, होम डिड यू मीट, तुम किससे मिले, ठीक है, और ये अगर वो शुरू में आता है तो क्वेश्चन है, लेकिन अगर दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके ये एग्जांपल्स आएंगी तो आपको कुछ क्लियर होगा। आई मेट हामिद, मैं हामिद से मिला। हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, जो कि अभी अमेरिका से है, ठीक है जी। अब इसमें जो लफ्ज हु है इसका हरगिज मतलब नहीं है कौन, इसका कौन मतलब नहीं है, ये हामिद को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो ही हामिद जो अमेरिका से वापस आया था। आई मेट हामिद हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, जो अमेरिका से आया। द कार दैट वाज स्टोलन लास्ट मंथ वाज फाउंड इन अ रिवर। अब ये ये तो करेक्शन, ये तो वैसे आपको बताया ना कि द कार दैट वाज स्टोलन लास्ट मंथ। अब मैं इसकी लॉजिक भी बताऊंगा कि दैट क्यों आया, हु कहाँ आता है, एक और वर्ड है विच, वो कहाँ आता है। ये चीज आपने समझनी है, सिर्फ करेक्शन में नहीं, बल्कि जब हम इसको सेंटेंस मेकिंग करेंगे, जब आप कोई भी पैराग्राफ लिखेंगे तो फिर ये इनको यूज करेंगे भी। द कार दैट वाज स्टोलन, द वो कार जो कि चोरी हो गई थी, तो यहाँ विच क्यों नहीं आया, ठीक है, विच भी तो आ सकता था ना, तो क्यों नहीं आया ये देखेंगे अभी। यूज ऑफ दैट, विच एंड हु, इसको तो हु तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए आएगा, ठीक है। आई मेट हामिद हु वाज जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, हु सिर्फ इंसानों के लिए होगा, ह्यूमंस के लिए होगा। लेकिन यहाँ पर दो वर्ड हैं विच एंड दैट। विच एंड दैट एनिमल्स के लिए भी होगा और नॉन लिविंग के लिए भी होगा, एनिमल्स के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी। नॉन ह्यूमन मैंने वर्ड यूज कर लिया है। अब विच और दैट की लॉजिक है, दैट उधर आएगा आर्टिकल, जिस आर्टिकल्स कहते हैं द, ए और एन को। दा का मतलब होता है डिफाइनिंग आर्टिकल, डिफाइनिंग आर्टिकल का मतलब होता है जो पिछली बात को की वजाहत कर रहा है। ए और एन को कहते हैं हम नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल। ये कोई भी नया सेंटेंस है, एन एग, एक अंडा है,
ठीक है, जिसका हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना, द गोल्ड दैट हैज यूज्ड इन योर रिंग इज प्योर। तो द गोल्ड का मतलब था कि वो सोना जो आपकी रिंग में यूज हुआ है, तो वो क्यों, वो मतलब वो अगर आ रहा है तो द का मतलब वो आ रहा है, तो ये डिफाइन कर रहा है उस सोने को जो कि उस रिंग में यूज हुआ। नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल ए और एन। अब जहां पर डिफाइनिंग आर्टिकल आ जाए तो दैट यूज करो। ठीक है, देखें दैट भी टी से बनता है, दा भी टी से बनता है। तो इन दोनों को इस तरह याद करें। और विच नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल है वो ए और एन। जहां ए और एन आ जाए तो, यानी कि नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल आए तो विच। एन एग। अब एन आ गया तो एन क्या है, नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल है तो विच यूज करें। द एग के बाद दैट यूज करें। द एग दैट शी ड्रॉप्ड वाज स्टोल ब्रोकन। एन एग विच शी ड्रॉप्ड वाज ब्रोकन। देखिए नाउन भी सेम है, बाकी सेंटेंस भी सेम है, सिर्फ आर्टिकल्स के चेंज होने की वजह से हमने विच और दैट का इस्तेमाल किया। इसीलिए सेम सेंटेंस मैंने यूज किए, बनाया है इधर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि विच और दैट में कोई फर्क नहीं है, मां सिवाय ये इनके लगने की वजह होती है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। सीएसएस 2004 में क्वेश्चन आया था कि ही ब्रॉट द आर्टिकल्स। ठीक है, सॉरी, हाँ, ही ब्रॉट द आर्टिकल्स टू द मार्केट। वो मार्केट में आर्टिकल्स लेकर आया, अपना सामान लेकर आया, विच ही वांटेड टू सेल, जिसको वो बेचना चाहता था। अब यहाँ जो गलती है वो विच की है, तो विच नहीं आएगा, इसकी जगह दैट आएगा। क्यों? क्योंकि द आर्टिकल्स, इस बात को समझ लें कि द आर्टिकल्स आ गया, तो फिर आप दैट लगाएं, दैट ही वांटेड टू से। हाँ जी, उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है जो किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो सामने से चीज पड़ी है। दिस दैट दीज दोज वगैरह वगैरह। बोथ कंप्यूटर्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट। उससे बेहतर है, दैट उससे बेहतर है। जो सिंपल है जी, दिस का मतलब ये मतलब जो करीब की चीज है, दैट मतलब जो दूर की चीज है। दीज जो है, दिस की जमा दीज है और दैट की जमा दोज है, दोज। ठीक है, और दैट मतलब वो चीजें जो हमें नजर नहीं आ रही या दूर है, तो उसको दैट, दैट यू। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, क्योंकि कार बिल्कुल साथ पड़ी है, खड़ी है, सॉरी। अच्छा, दोज गेम्स आर डिफिकल्ट। गेम, वो जो गेम है ना, बड़ी मुश्किल है। अब दोज गेम्स आर डिफिकल्ट का मतलब अभी वो गेम्स अवेलेबल भी नहीं है, हमारे सामने भी नहीं है, तो हम किसी गेम्स पर कमेंट कर रहे हैं जो कि फिलहाल हमारे सामने नहीं है। ओके। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट का मतलब होता है, इनडेफिनेट का मतलब होता है ला एस डेफिनेट होती है चीज जिसकी कोई शेप हो, शक्ल हो, लिमिट हो। इनडेफिनेट कोई लिमिट नहीं है, या उसके लिमिट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, जिस तरह सम। अब सम, देयर आर सम बॉयज इन द रूम। कमरे में कुछ लड़के हैं। अब कुछ का क्या मतलब है, 7 हैं, 8 हैं, 3 हैं, नहीं पता। ठीक है। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हर बंदा। अब हर बंदा का मतलब क्या है, कितने बंदे हैं कुछ पता नहीं है। ठीक है। वन भी इनडेफिनेट है, क्योंकि वन आगे आएगा तो आप समझेंगे। ठीक है, वन एक जनरल मीनिंग में इस्तेमाल होता है, एनी बॉडी, सम वन वगैरह वगैरह। नीदर, इधर, इन, ये सब इनडेफिनेट है। ठीक है, नीदर, इधर, सम, अदर्स वगैरह वगैरह एग्जाम्पल है। अब इसमें आपने प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब जो उसके साथ प्लूरल या सिंगुलर हो रहे हैं, इस पर भी फोकस करना है। नो वन हैज एवर डन दिस बिफोर। ठीक है, जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है यूजुअली उनको, ठीक है, अक्सर उनको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, एज ऐसे इसके इजाफा कर देते हैं इंडेफिनेट में, और उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। नो वन हैज एवर डन दिस बिफोर, किसी ने भी आज तक ये नहीं किया। अब नो वन, अब लफ्ज तो इसमें एक आ रहा है, एक, लेकिन नो वन, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, नहीं कि आज तक हजारों सैकड़ों लाखों लोग हैं लेकिन आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। गौर करें जी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है हैज। ठीक है, हैज एक सिंगुलर है, हालांकि नो वन में कितने बंदे हैं, देयर इज नो वन एल्स हेयर, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये भी एक सेंटेंस है इसका। ही इज डूइंग हिज ड्यूटी। अब ये हिज ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव केस है,
ठीक है, और ही एक सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हमेशा हिज आएगा। ठीक है, तो हिज, ही, हिज, तो दे आ जाए तो वहां देयर। ठीक है, शी आ जाए तो हर, और दे के साथ देम भी आता है बाज बाज जगहों पर। ओके, रूल्स क्या है? एवरी, ईच, नो वन, नो बॉडी, एवरी वन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ये जो है इनको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। एवरीवन, ठीक है जी, एवरीवन का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा? हिज। ठीक है, ये करेक्शन आती हैं। एवरीवन के साथ हिज यूज करना आपने। एवरीवन आउट टू फोकस हिज वर्क, जैसे दे आउट टू फोकस देयर वर्क। शी शुड फोकस, फॉर एग्जाम्पल शुड लगा लूं, शी शुड फोकस हर वर्क, उसको अपना है, तो एवरीवन के साथ आप हिज लगाए। इसी तरह देखें, एवरी के साथ अगर दो नाउन भी प्रोनाउन आ जाते हैं, कि एवरी मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन, उसके बावजूद इसमें सिंगुलर यूज कर रहे हैं। देखिए हम एस का इजाफा कर रहे हैं। एवरी मैन एंड वुमेन वेयर्स न्यू क्लॉथ इज ऑन ईद, हर बंदा, हर औरत, हर मर्द नए कपड़े पहनता है ईद पर, तो आपने एस का इजाफा किया। नन ऑफ, अब पीछे हमने नन पढ़ा है, लेकिन नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अब नन ऑफ मतलब इनमें से कोई नहीं, ये इसके आगे भी तीन चार सेंटेंस है। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, पहली बात तो फ्रेंड्स को आपने प्लूरल किया। दूसरी बात केयर्स, इसको सिंगुलर करना है। वर्ब को एज अ सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल करना है, यानी कि इंडेफिनिट के में ऐसे इसका इजाफा कर देना। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स केयर्स अबाउट हिम। सीएसएस में करेक्शन आएगी जी, मैनी आर गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां, अब हैं लड़कियां बहुत सारी। मैनी आर गर्ल्स वाज अपीयरिंग, नहीं, वाज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन नहीं, इसकी करेक्शन है कि मैनी अ गर्ल्स, क्योंकि मैनी अ गर्ल्स आ गया, तो इसको मैनी अ गर्ल को हम इसको सिंगुलर यूज करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो वाज हेल्पिंग वर्ब उसका सिंगुलर आएगा। मैनी गर्ल्स वाज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशंस। ओके, इसी तरह एक प्रोनाउन है वन। अब वन के साथ ये तो प्रोनाउन, ये तो बहुत अक्सर मैंने देखी है, पीपीएससी के पेपर में बहुत पूछा होता है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन है वन, तो इसके साथ सब्जेक्टिव केस में क्या आएगा? ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में, पोजेसिव की जो केस है इसको क्या आएगा? वन मस्ट नॉट वेस्ट वंस टाइम, उस, किसी को, अब वन की उर्दू है किसी, किसी बंदे को अपना, अब अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। वन शुड प्रिजर्व वंस ऑनर, हर किसी को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अपना तो ये सेम है, जिस तरह उसे चाहिए, उसे का मतलब ही, उसे चाहिए कि अपना वक्त जाया ना करे, तो ही का पोजेसिव केस क्या होगा? ही का हिज, हिज टाइम। अगर यहाँ मैं दे लगा दूं, दे मस्ट नॉट वेस्ट, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? ठीक है, यहाँ देर लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ शी लगा दूं, शी, या वी लगा देता हूँ, वी शुड प्रिजर्व, तो यहाँ क्या आएगा? आवर्स ऑनर। ठीक है, तो वन के साथ वंस लगाए। एक और सीएसएस 2003 में पूछा था, वन मस्ट बूस्ट ऑफ हिज ग्रेट क्वालिटीज, नहीं, वन मस्ट बूस्ट ऑफ वंस ग्रेट क्वालिटीज, यूं करें। अच्छा, नन का आ गया, नन का मतलब होता है कोई भी नहीं, तो नन ऑफ द टेलीफोन्स, यहाँ पर टेलीफोन्स तो प्लूरल आएगा, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को कहता है इज, प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर भी, लेकिन आप सिंगुलर करें। वन, नन ऑफ द टेलीफोन्स इज वर्किंग, कोई भी फोन नहीं चल रहा। नन ऑफ अस वांट्स, ऐसे ही इसका इजाफा हो गया, नन ऑफ अस वांट्स टू बी ओल्ड। अगर मिकदार के लिए हो तो भी इसको ऐसा कर, नन ऑफ द फूड वाज वेस्टेड, कोई भी फूड को वेस्ट नहीं हुई। सीएसएस 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि नन ऑफ द बॉयज हैड लर्नड देयर लेसन, नहीं, अब देखें देयर, पहले मैंने कहा कि नन ऑफ आ जाए तो इसको एज अ सिंगुलर कंसीडर करना है, तो नन ऑफ द बॉयज, बॉयज प्लुरल, हैड लर्न हिज लेसन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर हिज कैसे आ सकता है। तो नन ऑफ द बॉयज हैड लर्नड हिज लेसन, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि इसमें ये गलती या ये करेक्शन इस तरह से हो सकती है। ओके, हैव ईदर ऑफ यू सीन माई पेन, हैव
इधर ऑफ यू, तो इधर जो है वो सिंगुलर है, तो इसको चूंकि हमने क्वेश्चन बनाया है तो इसका हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठाकर इधर ले गए हैं, तो इधर हैव यूज हो रहा है, यानी कि इसको क्वेश्चन बनाने के लिए। तो हैव नहीं, इधर ऑफ यू आ गया, तो इसको फिर हैज करें, हैज इधर ऑफ यू सीन माई पेन, हैज इधर ऑफ यू सीन माई पेन। और लास्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जो रिफ्लेक्ट करे, ठीक है जी। और रिफ्लेक्ट क्यों करना है, जिस तरह मैंने खुद ये देखा, मैंने खुद खुद यानी कि एक चीज है जो मैं खुद कर रहा हूँ, मैंने तो ये काम, उसने ये काम खुद किया था, यानी कि अपने हाथों से किया था। ये ज्यादातर अपने किसी भी सेंटेंस में जोर डालने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है जी, वाई डू यू हर्ट योर सेल्फ, तुम खुद को तकलीफ क्यों देते हो, वाई डू यू हर्ट। अब यू से योर सेल्फ है, शी, शी का पॉजेसिव के हर सेल्फ, शी हर, तो शी हर सेल्फ सॉ द किलर, ठीक है, तो उसने खुद कातिल को देखा था, खुद ही उसने देखा। द वॉल, अब जब इस तरह के लफ्ज आ जाए वॉल वगैरह, तो इसके साथ आप लगाएं इट सेल्फ, द वॉल इट सेल्फ है, तो दीवार तो खुद ही गिर गई थी। जिस तरह वो अपना जनरल था, इस तरह खुद जो है ना ये जनरल है, सबके साथ आएगा, खुद द वॉल फेल इट सेल्फ फेल, तो दीवार तो खुद ही गिर गई थी। ओके जी। और कुछ रूल्स हैं इस प्रोनाउन के हवाले से। एज, ठीक है, अगर कहीं भी ये एज का इस्तेमाल हो जाए तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही लगेगा। किस तरह, एज की बात हो रही है, ही इज एज स्मार्ट एज हर, ये गलत है, हर नहीं लगाना आपने, ही इज एज स्मार्ट एज शी इज, ये करेक्ट है। ठीक है, एज के बाद, एज के फौरन बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, ऊपर ऑब्जेक्टिव केस यूज या नीचे सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव केस सही है। और सब्जेक्टिव केस जब आ गया तो उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाना आपके लिए जरूरी बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, क्योंकि वैसे भी नहीं लगता, लेकिन सब्जेक्टिव केस जब आपने यूज कर लिया, शी एक सब्जेक्टिव केस है, और ये क्यों लगा, एज की वजह से, तो जब शी लग गया तो फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी होगा। इस तरह का सीएसएस में एक करेक्शन आई थी कि वी आर गोइंग टू कंसर्ट एंड सो, अब जब सो आ जाए तो एज से उलट केस है, ये रिवर्स है। हमने एज में क्या किया था, फौरन से सब्जेक्टिव केस लगाया था, लेकिन सो जब आ जाए तो मतलब इसमें भी सब्जेक्टिव केस तो होगा, लेकिन जब एज आता है तो हम इसको ऐसे लगेंगे एज शी इज, लेकिन जब सो आ जाए तो सो आर दे। और ये बहुत सी जगहों पर ऐसा है जिसमें हम इनको रिवर्स कर देते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हार्डली इसमें किस है। तो और भी बहुत सारे हैं, स्केर्सली, जिसमें हम जैसे ही वो वर्ड यूज करते हैं उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेंटेंस, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं बना। वी आर गोइंग टू द कंसर्ट, हम कंसर्ट में जा रहे थे, एंड सो आर दे, और वो भी जा रहे थे, ठीक है जी, एंड सो आर दे, तो वो भी जा रहे थे, आर दे क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन इसको हम इस सेंटेंस ऐसे ही बनाते हैं। इनके प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगता है जी, लेट, फॉर और बिटवीन अगर कहीं भी आ जाए तो फिर ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। जैसे लेट के फौरन बाद आई यूज नहीं करना, आई एक सब्जेक्टिव केस है, तो क्या कहोगे आप, लेट मी, मी ऑब्जेक्टिव केस, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। इट इज सीक्रेट, इट इज अ सीक्रेट, सीक्रेट के बाद बिटवीन आ गया, तो बिटवीन के बाद हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, बिटवीन हिम एंड हर, हिम एंड हर। लेट के फौरन बाद ऑब्जेक्टिव केस, बिटवीन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, दिस वॉच इज फॉर यू, तो यू का तो पता ही नहीं लगता ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर आप इसकी जगह हर लगाएं तो हर एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो फॉर, बिटवीन, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाएं। अच्छा, इसके बाद इस तरह लेट और अलाउ में थोड़ा सा जान लें कि लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, अलाउ के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन जब आप लिखते हैं लेट, तो लेट मी यूज योर वॉच, अलाउ मी टू यूज योर वॉच, तो अलाउ आ जाए तो फिर टू का इस्तेमाल करें। देन, देन के बाद ये, जब हम देन यूज करेंगे तो अगेन, ही इज वाइजर देन शी इज, तो ही इज वाइजर देन हर नहीं हो सकता, ही इज, क्योंकि देखिए ना, ही का कंपैरिजन आप
ही एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन, देन एक कंपैरिजन में, तो ही का कंपैरिजन आप सब्जेक्ट का कंपैरिजन आप सब्जेक्ट से ही करोगे ना, ऑब्जेक्ट से तो नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हमने पढ़ा था एज के बारे में। ठीक है, एज शी इज, देन शी इज, तो वही सब्जेक्टिव केस लगे। ओके जी। लास्ट रूल है, मतलब रूल क्या है इसमें, आम बोलचाल बोलचाल में यूज कर सकते हैं, इसको छोड़ो, आम बोलचाल पर मैंने वैसे लिख दिया। ओके, दो चार एरर्स हैं, कुछ सिमिलर हैं जो पहले बता दी हैं, एक शायद कोई नहीं हो। यू आर टॉलर देन मी, तो यू, अब यहाँ भी कंपैरिजन है, वैसे इसको हम डिग्रीज में भी पढ़ेंगे। यू आर टॉलर, तुम बड़े हो, देन मी, अब देन फिर कंपैरिजन आ गया, तो हमने पढ़ा देन के बाद क्यों फौरन क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ, तो देन आई एम। शी इज एज क्लेवर एज हिम, हमने पीछे क्या पढ़ा, एज के फौरन बाद क्या आना चाहिए, हमने पढ़ा था एज स्मार्ट एज, तो इसमें हिम की जगह आप क्या लगाओ, ही इज। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन के साथ वन, ईच के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा, ईच के साथ आप इज का इस्तेमाल करें, ईच ऑफ दीज गर्ल्स आर टॉकेटिव। आसान है जी। ये थोड़ा नया होगा, इसको समझें, आई यू एंड ही विल हेल्प द पुअर। अब इसमें बज़ाहिर कोई मिस्टेक नहीं है, आई यू एंड ही, लेकिन इसकी अरेंजमेंट की मिस्टेक है। पहली बात तो ये सेंटेंस समझें कि इसमें क्या कह रहा है, आई यू एंड ही, मैं तुम और वो गरीब की मदद करेंगे। अब गरीब की मदद करना एक अच्छा काम है, तो अच्छा काम इंग्लिश कहती है कि जब आप अच्छे काम की बात करो तो कभी भी अपना नाम पहले ना लो, बल्कि उस बंदे का नाम लो जो सामने बैठा है, यू, सामने बैठा है, क्योंकि अच्छी बात कर रहे हैं ना, यू, फिर उसके बाद उसका नाम, उसका जिक्र करो जो महफिल में मौजूद नहीं है, ही, ठीक है, थर्ड पर्सन, और आखिर में अपनी बात करो, तो आप इसको ऐसा रीफ्रेज करें कि, ठीक है, यू ही एंड आई विल हेल्प द पुअर, इसको ऐसे करना। और दिस इज बिटवीन, बिटवीन आ जाए तो ऑब्जेक्टिव केस, तो इट इज, दिस इज बिटवीन यू एंड देम। ठीक है, ये रूल हमने पढ़ लिया, बिटवीन के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करें। दिस गिफ्ट इज फॉर, अब फॉर आ गया तो भी हर, क्योंकि ये रूल है, पीछे हमने पढ़ा, दिस गिफ्ट इज फॉर हर, दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स देयर सेल्फ, या देम सेल्फ, सॉरी, देम सेल्फ यूज कर। अच्छा, इधर जो हमने पढ़ा था, आई यू एंड ही विल हेल्प द पुअर, तो ये अगर ये हो जाए मिसाल के तौर पे नेगेटिव सेंस, ठीक है, कि भाई वहां चोरी करने जाना है या किसी को मारना है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो उसमें अपना जिक्र पहले करें, आई अपना जिक्र पहले करें, और आई थिंक उसके बाद सामने वाले का करें या थर्ड पर्सन का, पर अपना जिक्र आपने उसमें पहले करना जो गलत है। ओके जी, आखिरी ये दो सेंटेंसेस हैं जो सीएसएस में पूछे इससे रेलेवेंट, और चूंकि वो, अच्छा, यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, तुम 2 साल से बड़ा अच्छा काम कर रहे, बड़ी मेहनत कर रहे, यू, तो आखिर में सवाल पूछता है इजंट इट, ऐसा नहीं है, तो बात यह है कि आप इजंट इट ना कहें, आपको लिखना चाहिए आर नॉट यू, क्या आप मेहनत नहीं कर रहे। इजंट इट जो है वो एक पैसिव सेंटेंस है, यानी कि ऐसे चीज जो खुद ब खुद हो रही हो, खुद ब खुद नहीं है, उसने पीछे बात कर दी है कि तुम बड़ी 2 साल से बड़ी मेहनत कर रहे हो, तो जब एक्टिव हो गया ना ये, तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो 2 साल से, तो फिर आप कहोगे आर नॉट यू, क्या तुम नहीं कर रहे। इसी तरह सीएसएस 2003 में पूछा था, यू हैव रीड इट, तुमने पढ़ ली, इजंट इट, क्या नहीं पढ़ी, क्या ऐसा नहीं है, नहीं, आपको आर नॉट यू, क्या आपने नहीं पढ़ी, ये ऐसे। ठीक है जी, बस इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।